हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कोर्स में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 10वां है, जिसमें हम यूपीएससी के 2014 के जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए 14 क्वेश्चंस उनको करेंगे। उसके बाद हम लोग 2015 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आज ही के लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला। मैं FIFO में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेन 2020 में, यूपीपीसीएस का मेन 2021 में दिया है। ये मेरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वो जब मैं इंटरव्यू दिया था तो उस समय का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर 2011 से 23 तक आप सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आप जो अपना मार्क्स 15 से 25 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन सॉल्व करने का ये मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आपको सिर्फ आंसर पता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक ऑप्शन के बारे में आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन क्यों गलत है और वो ऑप्शन किस चीज़ के बारे में है, ताकि फ्यूचर में अगर यूपीएससी उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सही हो जाएगा, अगर आपने एक एक क्वेश्चन का और एक एक ऑप्शन का अच्छे से एनालिसिस किया है तो। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर सॉल्व करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि यूपीएससी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन क्वेश्चन आपके ऑप्शन से रिपीट होता है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चंस कभी कभी एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट रिपीट कर जाए, लेकिन बाकी ऑप्शंस तो रिपीट करते ही करते हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी है तो आप जो है क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, सही हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ बताते भी जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ रिपीट हुआ, यहाँ पे ये चीज़ रिपीट हुआ है, और सब चीज़ कंप्लीट अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 तक कर चुके थे। ठीक है, लेक्चर नंबर पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 100 तक करेंगे, फिर हम लोग 2015 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलारीपयट्टू। भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इट इज एन एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ सैविज्म स्टिल प्रिवेलेंट इन द सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। बोल रहा है दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी प्रचलित है, यह एक शैव मत है का प्राचीन भक्ति पंथ है। दूसरा बोल रहा है, इट इज एन एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कोरोमंडल एरिया। बोल रहा है यह कांसे और पित्तल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के हिस्सों में पाई जाती है। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ द डांस ड्रामा एंड ए लिविंग ट्रेडिशन इन द नदर्न पार्ट ऑफ मलाबार। बोल रहा है डांस ड्रामा है जो मलाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट एंड ए लिविंग ट्रेडिशन इन साउथ पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। बोल रहा है साउथ इंडिया में एक प्राचीन मार्शल कला है। ठीक है, तो देखिए जो कलरीपयट्टू है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, और मार्शल आर्ट कहाँ का है, साउथ इंडिया का है। ठीक है, तो साउथ इंडिया का एक मार्शल आर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कलरीपयट्टू। तो ये तो सही है। ठीक है, तो क्या बस आपका इतना ही पता चलेगा तो हो गया? नहीं, आपको इंडिया में जितने भी मार्शल आर्ट हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट बार वो कलरीपयट्टू से नहीं पूछेगा, नेक्स्ट बार वो किसी और चीज़ से पूछ देगा। जैसे मान लीजिए वो पूछ दिया छऊ, छऊ डांस कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए छऊ भी एक मार्शल आर्ट है, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का और झारखंड का या बिहार का। ठीक है, अगर पूछ दिया लाजिम, लाजिम कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र में है। अगर यूपीसी ने पूछ दिया थांगटा, थांगटा, या आपने यूपीसी ने पूछ दिया आपको सरीख सरक, सरीख सरक कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है मणिपुर का है, मणिपुर का थांगटा या सरी सरक। जो मेती ट्राइब है, मेती ट्राइब, मेती ट्राइब जो है वो लोग ये डांस करते हैं। ठीक है, अभी मणिपुर न्यूज़ में था तो ये आप याद रखेंगे, मेती ट्राइब करती है। ठीक है, अगर पूछ दिया लाठी खेल, लाठी खेला, लाठी खेला कहाँ पे का है, तो आपने बोलती थी वो खेला होबे, तो कौन बोलती थी, दीदी बोलती थी, तो ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे गटका, ठीक है, तो गटका कहाँ का है, पंजाब का है, और कौन करता है, महिला करती है। जिस तरह भांगड़ा कौन करते हैं, पंजाब में करते हैं, कौन करते हैं, पुरुष जनरली, तो गटका कौन करती है, महिला करती है। ठीक है, ये गुरु गोविंद, गुरु जो हरगोविंद थे, छठे गुरु जो थे उनसे संबंधित है। ठीक है, उनसे लिंक है। प्लस
जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को गटका करना चाहिए। ठीक है, जनरली अभी महिला लोग इसको करती है। ठीक है, और पुरुष भी करते हैं कोई कभी कभी। तो ये हो गया गटका के बारे में। ठीक है, उसके बाद कलरीपयट्टू जो है साउथ इंडिया का है। तो साउथ इंडिया में कहाँ है कलरीपयट्टू, कहाँ का? ठीक है, तो कलरीपयट्टू जो है साउथ इंडिया में केरल में। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से आपने सुना होगा मलखम्भ, मलखम्भ देखा भी होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे लाठी पे लोग क्या करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का है मलखम्भ। ठीक है, उसी तरह तमिलनाडु का एक है सिलाम्बम बोलते हैं, सिलाम बम। ठीक है, ये भी डंडे से किया जाता है, सिलाम्बम बोलते हैं। ठीक है, बोला जाता है कि अगस्त मुनि जो थे ना वो इसका आविष्कार किए थे, इस मार्शल आर्ट का। ठीक है, और भगवान मुरुगन, मुरुगन आप जानते हो, भगवान शिव को बोलते हैं साउथ इंडिया में मुरुग। तो मुरुग ने और अगस्त ऋषि ने सिलाम्बम का आविष्कार किया था तमिलनाडु में। ठीक है, उसी तरह यूपी का एक है जिसको बोलते हैं मस्ती योद्धा या मुष्टि योद्धा। तो ये भी यूपी का है, बनारस का, बनारस मुष्टि योद्धा। ठीक है, उसी तरह आंध्र प्रदेश का है काठी सामू। आंध्र प्रदेश का क्या है, काठी सामू, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कश्मीर का है, ठीक है, कश्मीर का क्या है दोस्तों, अस्क्वे, SQAY, अस्के या अस्क्वे बोलते हैं, अस्के। ठीक है, उड़ीसा का मार्शल आर्ट है पैखा, PAIKHA, पैखा अखंड, AKHAN, अखाड़ा, सॉरी पैखा अखाड़ा। अखाड़ा तो पता ही लड़ते हैं जहाँ पे, तो अखाड़ा है, इसका नाम है पैखा अखाड़ा। कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, इसी तरह से और भी मार्शल आर्ट है दोस्तों, जब हम आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और भी बता देंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है देखिए, देखिए ऑप्शन ए क्या बोला है, एंशियंट भक्ति कल्ट है शिव का साउथ इंडिया में। इसको क्या बोलते थे, आपने सुना होगा नयनार। तो नयनार जो था वो शिव का उपासक था, और अलवर जो थे वो विष्णु के। ठीक है, तो कौन थे, नयनार। नयन किसका होता है, शिव भगवान का तीसरा आँख होता है, तो शिव के उपासक। ऐसे याद कर लेती, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कलरीपयट्टू के बारे में पूछा है। क्या बोल रहा है, एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन कोरोमंडल एरिया। कांसे और पीतल का काम का शैली है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ब्रॉन्ज ब्रास वर्क फेमस है लेकिन कोरोमंडल का नहीं। ठीक है, एक कांसे और पीतल का काम फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं ढोकरा आर्ट। क्या बोलते हैं, ढोकरा आर्ट। ठीक है, ये पीतल और कांसा का है, ब्रॉन्ज एंड ब्रास का। ये फेमस है आपका वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यहाँ पे ये फेमस है ढोकरा आर्ट। ठीक है, समझ गए। तो ये भी हमारा बात गलत है। ठीक है, यहाँ पे ढोकरा आर्ट का चर्चा नहीं हो, यहाँ पे कलरीपयट्टू का चर्चा हो रहा है। फिर नेक्स्ट पूरा एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड ए लिविंग ट्रेडिशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालाबार। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आपको फोक डांस के बारे में पढ़ना है तो यूट्यूब पे अगर सर्च मारेंगे ना विजन IAS फोक डांस। ठीक है, तो विजन IAS ने बहुत अच्छे से छोटा छोटा वीडियो में आपको पूरा फोक डांस के बारे में बताया है। ये देखिए नॉर्थ इंडिया का है, ये है आपका वेस्ट इंडिया का, ये आपका वेस्ट इंडिया का, ये है साउथ इंडिया का। तो साउथ इंडिया का मालूम हमको देखना है कि केरल में कौन सा है, पता चल जाएगा। देखिए केरल में होता है फ्यूजन डांस। ठीक है, क्या है मंगलवार को अपना आप केरल कॉम्बिनेशन देखिए, दूसरा डांस जो है केरल में उसका नाम है थुल्लू। ठीक है, ये भी आपको मलबार में होता है। ठीक है, इसके अलावा मंडलिक, ये भी आपका जो है केरल का डांस है, वो सारे ये भी केरल का डांस है। इसके अलावा छोटे छोटे वीडियो है, तो पूरा जो है साउथ इंडिया के डांस को हम उसको विजन IAS ने महाराष्ट्र इंडिया के बढ़िया से बनाया है। इसको एक बार देख लेंगे तो आपको जो है गलत नहीं होगा फोक डांस वाला क्वेश्चन, अगर UPSC पूछता है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आपको फोक डांस ये सब पढ़ना है। वैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडाइवल, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप जो है
यूट्यूब पे सिर्फ इतना सर्च कीजिए विजन आई एस क्लासिकल डांस, छोटा छोटा वीडियो आएगा 2-4-5 मिनट का, देख लीजिएगा। विजन आई एस फोक डांस तो आएगा वीडियो 2-4-5 मिनट का, देख लीजिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम और कहीं नहीं देना है, ठीक है। इतना ये नहीं कि आप कोई और कुछ पढ़ने लगिए 5 घंटा 6 घंटे का, कुछ नहीं। हम सब आपको पढ़ाएंगे, बस अभी इसलिए बता दे रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन जब आप करो तो आप ये वो वाला भी थोड़ा देख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा डी है, ठीक है। 87 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, सेम फिर वही आ गया, एक गरबा, ये भी हमारा फोक डांस है। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है। यक्षगान ये फोक डांस है, ठीक है। तो देखिए गरबा आपको पता है गुजरात का है, ये तो सही है। मोहिनी अट्टम मैंने भी बताया कहाँ पे था, केरल का, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और यक्षगान कहाँ है, कर्नाटक का है। तो आपका 1 और 3 हो गया। लेकिन आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपको काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने बताया कि विजन आई इसके वेबसाइट पे जब आप फोक डांस जाएंगे, ठीक है, फोक डांस और क्लासिकल डांस सर्च मारेंगे तो आपको अलग अलग मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा इंडियन क्लासिकल डांस का 9 वीडियो में छोटा छोटा वीडियो है, देखिए कितना छोटा छोटा है, ठीक है। कथक के बारे में 2 मिनट का है, ठीक है। आपको पूरा एक एक करके सब देख लीजिए, आपको क्लासिकल डांस 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 2-4 बार देख लेंगे पूरा याद हो जाएगा। और आपको फोक डांस अगर देखना है तो उसका जो है 8-10 वीडियो है, ठीक है। जैसे कि फोक डांस अगर आपको देखना है तो उसका 4 वीडियो है टोटल। एक है साउथ इंडिया का, एक है नॉर्थ इंडिया का, एक वेस्ट इंडिया का, ठीक है। और ईस्ट इंडिया का उन्होंने उसी में कंबाइन कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ख़त्म हो जाएगा 10-12 वीडियो में, क्लासिकल डांस भी और ये भी इन्होंने पूरे अच्छे से बताया है। जैसे कि अगर हम बोलें कि यक्षगान के बारे में बताया है कि नहीं, तो देखिए यक्षगान के बारे में बताया होगा। तेलंगाना का जब चर्चा हो रहा है, तेलंगाना में क्या है, लंबाड़ी। आंध्र प्रदेश में क्या है, तो बूढ़ा कथा है, लिखा है फोक डांस है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र नाट्यम भी है, आंध्र प्रदेश का वीर नाट्यम भी है आंध्र प्रदेश का। अगर कर्नाटक का बात करेंगे तो डोली कुचिपुड़ी, ठीक है, ये फोक डांस कर्नाटक का, देखिए, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का है करागट्टम, है ना, ठीक। तमिलनाडु का कुम्म, तमिलनाडु का मयिलट्टम, केरला का ये सब है ना। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वो दोनों वीडियो देख लेंगे ना, जो 3-4-5 वीडियो है, छोटा छोटा है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो 88 का आंसर हो जाएगा सी। वैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर, अभी वो थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 89 का देखिए क्वेश्चन, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, बौद्ध इतिहास के संदर्भ में परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ हमारा फेमस श्राइन है, विख्यात तीर्थ स्थल, और वो कहाँ स्थित है उसके बारे में दिया गया है। तो पहला है टाबो मोनास्ट्री, मतलब मठ होता है, एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स और मंदिर संकुल, क्या है वो स्पीति घाटी में। लहोत्सव, क्या है लिखा हुआ है ये, लखांग टेम्पल नाको, ये क्या जंस्कार घाटी में, जांस्कर वैली जो बोलते हैं। आलची मंदिर कॉम्प्लेक्स, आलतीर मंदिर संकुल, क्या ये लद्दाख में। तो आप देख रहे हैं इसमें बौद्ध धर्म से जो भी फेमस तीर्थ स्थल है उसके बारे में पूछा है यूपीएससी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ यही ऑप्शन के बारे में नहीं देखना चाहिए, हमें पूरा ऑप्शन देख लेना चाहिए कि बुद्धिज़्म का मेन टेम्पल कहाँ कहाँ है, मोनास्ट्री कहाँ कहाँ है। प्लस हमें ये भी देखना चाहिए कि जैन का फेमस जो है टेम्पल कहाँ कहाँ है, और हिंदू का फेमस टेम्पल कहाँ कहाँ है। ये 3 धर्म है इंपॉर्टेंट। बाकी इस्लाम का तो आपको मस्जिद उसके बारे में उतना पूछता यूपीएससी है नहीं, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आपका हिंदुज़्म, ये तीनों को पूछता है। और अगर इस्लाम का पूछेगा तो वो आपका दिल्ली सल्तनत या मुग़ल का पूछेगा, तो उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी हम फोकस करेंगे बुद्धिज़्म पे, जैनिज़्म पे, क्योंकि हिंदू टेम्पल तो आपको याद ही होगा कहाँ कहाँ है ना। तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे हम फोकस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्लेस का नाम लिखेंगे और उसके बगल में कौन सा मोनास्ट्री वो लिखेंगे। सबसे पहले हम प्लेस का नाम लिखते हैं लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में हमारे पास है हेमिस मोनास्ट्री, हेमिस मठ है, ठीक है, जो आपका सिंधु नदी है ना, इंडस नदी, उसके बगल में है, ठीक है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक है टाबो मोनास्ट्री, टाबो, ठीक है, ये कहाँ पे है, स्पीति घाटी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिक्किम का बात करेंगे
तो सिक्किम में थोड़ा उल्टा पुल्टा नाम है। एक नाम है TSUGLA, ठीक है, खांग मोनास्ट्री। सुगलांग आप पढ़ सकते हैं इसको, सुगला खांग मोनास्ट्री। कहाँ पे है? सिक्किम में, गंगटोक में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, तो वहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश का बात करूँगा तो एक तो टाबू मोनास्ट्री है ही, यहाँ पे एक और मोनास्ट्री है जिसका नाम है नाम गयाल मोनास्ट्री, नाम गयाल मठ, GYAL। ये भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं लद्दाख का बात करूँ तो लद्दाख में एक और मोनास्ट्री है, उसका नाम है ठिकसे मोनास्ट्री, THIKACY। ये सभी मोनास्ट्री बुद्धिज्म का भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठिकसे मोनास्ट्री लद्दाख में। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में एक मोनास्ट्री है जिसका नाम है तवांग मोनास्ट्री। क्या है? तवांग मोनास्ट्री। ये जो मोनास्ट्री है पूरे इंडिया में बुद्धिज्म का सबसे बड़ा मठ है, इंडिया का लार्जेस्ट है ये, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक। उसके अलावा कर्नाटक में एक मोनास्ट्री है मैसूर में, ठीक है, उसका नाम है नाम ड्रालिंग, नाम ड्रालिंग मोनास्ट्री। या दूसरा इसका नाम है बाइला बाइला कूपे, KUPPE मोनास्ट्री। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक और मोनास्ट्री है, नाम है ससूर मोनास्ट्री, ससूर, सासुर मोनास्ट्री, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? लाहौल और स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। एक और मोनास्ट्री है तिब्बत में, तिब्बत मतलब चाइना में, जिसका नाम है माइंड रोलिंग मोनास्ट्री, माइंड रोलिंग मोनास्ट्री। देखिए नाम ड्रोलिंग कहाँ पे है? कर्नाटक मैसूर में, लेकिन माइंड रोलिंग मोनास्ट्री कहाँ पे है? तिब्बत में, ठीक है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में एक मोनास्ट्री है जिसका नाम है घूम मोनास्ट्री, ठीक है, घूम मोनास्ट्री, ठीक है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक और मोनास्ट्री है, ठीक है, उसका नाम है काई गोम्पा मोनास्ट्री, काई गोम्पा मोनास्ट्री, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में एक और मोनास्ट्री है जिसका नाम है धनकड़ मोनास्ट्री, धनकड़ मोनास्ट्री, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में एक और मोनास्ट्री है जिसका नाम है लिंग दम मोनास्ट्री, जो रंका नदी के पास है, रंका रिवर के पास, रंका RANKA, ठीक है। फिर लद्दाख में एक और मोनास्ट्री है जिसका नाम है अलची मोनास्ट्री, अलची, जिसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछा है, अलची टेम्पल मोनास्ट्री, अलची मोनास्ट्री, इसको अलची गोम्पा बोलते हैं, ठीक है, अलची गोम्पा, ठीक है। उसी तरह से जो जास्कर है, मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एरिया है, ठीक है, तो लद्दाख में एक और मोनास्ट्री है, उसका नाम लिख लो आप, फुंगटल मोनास्ट्री। क्या नाम है? फुगतल, फुगताल मोनास्ट्री, ठीक है। उसके बाद लाहौर में एक और मोनास्ट्री है, ठीक है, लाहौल स्पीति में, मतलब लाहौल स्पीति बोल रहा हूँ, लद्दाख में, उसका नाम है शंकर मोनास्ट्री। तो ये बहुत सारा मोनास्ट्री है, थोड़ा थोड़ा आपको देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनेगा तो बहुत टफ बनेगा। अगर कोई की नहीं पढ़ा है ये सब तो कितना भी चाह ले इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसी तरह से नाको जो मोनास्ट्री है वो भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, नाम है नाको मोनास्ट्री, जिस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। नाको मोनास्ट्री ये है ना, नाको, तो नाको मोनास्ट्री के बारे में पूछा है, वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ना कि जास्कर में। हो गया। उसके बाद मठो मोनास्ट्री है, क्या है? मठो मोनास्ट्री, ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तो लद्दाख में एक और लिख लीजिए, मठो मोनास्ट्री, मठो, MATHO, मठो, ठीक है, समझ गए।
फिर एक मोनास्ट्री है सिक्किम में, उसका नाम है, यहाँ पे लिख लीजिए, उसका नाम है रूमटेक मोनास्ट्री, रूमटेक, RUMTEK। ठीक है, 3 मोनास्ट्री और बचा है, उसके बारे में भी लिख ही देते हैं, क्यों छोड़ेंगे उसको, है ना। एक है गोनजंग मोनास्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, सिक्किम में एक और मोनास्ट्री है, नाम है उसका गोनजंग। ठीक है, उसी तरह से लद्दाख में एक और मोनास्ट्री है, उसका नाम है कारजोक। ठीक है, सिक्किम में एक और मोनास्ट्री है, उसका नाम है पेमा यांगत्से, यांगत्से, YANGTSE, यांगत्से, पेमा यांगत्से। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक और मोनास्ट्री है जिसका नाम है भरतपुर। अब यूपीएससी अगर पूछ दे भरतपुर मोनास्ट्री कहाँ है तो सब मार देगा राजस्थान, इसलिए मैं बता दिया आपको, राजस्थान में भरतपुर है, लेकिन भरतपुर मोनास्ट्री कहाँ पे है दोस्तों, यह है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये कुछ फेमस मोनास्ट्री है। अब देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन आपसे पूछा, तो देखिए इसी से बन जाएगा सब। ठीक है, जैसे टाबो मोनास्ट्री, यहाँ पूछा है ना, टाबो मोनास्ट्री कहाँ, स्पीति वैली। तो देखिए टाबो मोनास्ट्री जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमने बात किया था, ये देखिए सही है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा बोला नाको मोनास्ट्री, जास्कर वैली, जास्कर वैली मतलब हो गया जम्मू कश्मीर। देखिए हमने बोला था कि जो आपका नाको है, ठीक है, नाको देखिए कहाँ पे है, तो देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे देखिए नाको मैंने लिखा है, तो हिमाचल प्रदेश में ना, तो जम्मू कश्मीर, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। फिर अलची मोनास्ट्री, तो लद्दाख देखिए, लद्दाख में हमने यहाँ पे देखिए अलची के बारे में लिखा है। ठीक है, तो अलची कहाँ पे, लद्दाख में, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो आंसर जो सही होगा 1 और 3। क्वेश्चन बहुत टफ था ये, लेकिन अगर कोई पढ़ा है तो ये बन जाएगा। तो फ्यूचर में अगर क्वेश्चन यूपीएससी को टफ बनाना होगा ना, तो यही से ही उल्टा पुल्टा क्वेश्चन देगा, इसलिए मैंने पूरा आपको एक बार में बता दिया। और ये बहुत आसान है करना, इसमें बस क्या पूछ रहा है, कहाँ स्थित है वही तो पूछ रहा है, तो आप बार बार देखेंगे तो याद नहीं होगा। एक बार, अभी कल तो एग्ज़ाम है नहीं, एग्ज़ाम है 5, साढ़े 5, 6 महीना बाद, तब तक आपको 15 ठो मठ का नाम याद नहीं होगा कि कहाँ पे है। और याद भी क्या करना, थोड़ा मोड़ा अगर हल्का फुल्का नाम सुना हुआ लग रहा है तो सही हो जाता है। तो ये हो गया बुद्धिज़्म के बारे में कौन कौन सा। उसी तरह से अगर हम साथ ही साथ हमें देख लेना चाहिए कि जैन के बारे में अगर यूपीएससी पूछ ले, तो जैन का भी मंदिर कौन कहाँ पे है वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए जो एलोरा का गुफा है, जो राष्ट्रकूट ने बनाया था, ठीक है, ये इसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म दोनों का है। तो जैनिज़्म का जो शाखा है दिगंबर, तो दिगंबर लोगों का के लिए एलोरा में मंदिर वंदिर सब गुफा उफा बनाया गया है। तो पहला आपको याद रखना किसके लिए है, दिगंबर के लिए, श्वेतांबर के लिए नहीं, दिगंबर के लिए। ठीक है, उसी तरह से जैन के लिए एक और गुफा है उदयगिरी में। उदयगिरी के बारे में अभी हमने देखा, MP में है, विदिशा नदी, विदिशा के पास। ठीक है, तो यहाँ भी आपको जैन का मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, उदयगिरी 2 जगह है, एक है MP में, एक है UP में, सॉरी एक MP में, एक उड़ीसा में। तो यहाँ पे हम जो उदयगिरी का बात कर रहे हैं ना, पहले हमने उदयगिरी के बारे में पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में, जहाँ पे विष्णु का वराह अवतार का मूर्ति वूर्ति ये दिखाया गया है, सब गुफा उफा, वो है विदिशा MP में। ये उदयगिरी का जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उड़ीसा में। आपको पता है उड़ीसा में एक राजा होता था खारवेल, ठीक है, खारवेल आपने सुना होगा, जिसको अशोक ने हराया था, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो उड़ीसा में राजा था खारवेल, जो जैन धर्म को मानता था। तो इन्होंने जो है उदयगिरी गुफा का निर्माण किया, जो किसके लिए है, जैन लोगों के लिए। तो यहीं पे आपको एक गुफा है, नाम है गणेश गुफा। तो ये तो नाम से तो लगेगा कि यार ये हिंदू का होगा, लेकिन गणेश गुफा किसका है बताइए, जैन का है। ठीक है, तो ये हो गया। जैन का एक और है, उसका नाम है, तमिलनाडु में है गुफा, उसका नाम है सीतना वसाल। क्या नाम है, सीता ना वसाल, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, सीता ना वसाल। ठीक है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा जैन का तीर्थ स्थल। ठीक है, उसके बाद
आपने सुना ही होगा दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर, दिलवारा कहाँ पे है? राजस्थान में, माउंट आबू में। ठीक है, सुना होगा आपने। ये जैन में टोटल 24वें तीर्थंकर है। तो जो दिलवारा का जैन मंदिर है, ठीक है, वो पहला और दूसरा तीर्थंकर के लिए फेमस है। ठीक है, दिलवारा का जैन मंदिर में दो पार्ट है। तो पहला पार्ट पहले तीर्थंकर को डेडिकेटेड है, पार्श्वनाथ। सॉरी, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और दूसरे तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ। तो दोनों को डेडिकेटेड है दिलवारा का जैन मंदिर। ठीक है, उसी तरह से राजस्थान में एक और मंदिर है, रनकपुर मंदिर। रनकपुर, RANAKPUR, रनकपुर मंदिर। ठीक है, ये ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर, उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, ये श्वेतांबर मंदिर है। श्वेतांबर, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ये थे पार्श्वनाथ, पारसनाथ जो बोलते हैं, और जो ये थे हमारे महावीर, उन्होंने दिगंबर का सेक्ट का स्थापना किया। पहले के लोग कपड़ा पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे जैन जैसे जैसे आगे चला गया तीर्थंकर में, तो वैसे वैसे उन्होंने कपड़े को भी त्याग दिया। ठीक है, तो ये श्वेतांबर मंदिर है, ऋषभदेव को समर्पित है, रनकपुर का मंदिर। ठीक है, तो गुजरात का भी में भी एक मंदिर है। ठीक है, ये भी किसको समर्पित है? श्वेतांबर ऋषभदेव को। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र में एक जगह है, माउंट मंगी तुंगी। माउंट मंगी तुंगी, मंगी तुंगी। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? हमारा जैन धर्म के लिए, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक फेमस स्थल है, सबने सुना होगा, न्यूज़ में भी था, शिखर जी। शिखर जी कहाँ पे है? जहाँ का हम है वहाँ का, यह है आपका झारखंड का। ठीक है, तो शिखर जी जो है, पारसनाथ एक पहाड़ी है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ, उसका उस पे स्थित है शिखर जी। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। बोला जाता है कि ये जो शिखर जी जो स्थल है, जैन में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उसमें से 20 तीर्थंकर ने यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष मतलब ज्ञान को प्राप्त हुआ शिखर जी में, इसलिए जैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ये। ठीक है, शिखर जी, शिखर जी को बनाए थे जगत सेठ ने। जगत सेठ ने बनाया था 1768 में। कहाँ पे है? झारखंड में, पारसनाथ पहाड़ी में। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद खजुराहो है। तो खजुराहो में आपको पता है, आपको हिंदू के लिए भी है और जैन के लिए भी है। इसको चंदेल राजाओं ने बनाया था खजुराहो को। कब बनाया था? तो 885 885 AD से लेके 1000 AD तक चंदेल राजाओं ने इसको बनाया था। और ये जो है नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है। तो हिंदू धर्म के लिए भी और जैन के लिए भी है। तो मैंने आपको पूरा आपको बुद्धिज़्म का बता दिया। ठीक है, मठ के बारे में अच्छे से डिटेल में। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, और नोट नहीं भी करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में नोट्स जो है 1 तारीख को सब प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और जैन के लिए मैंने यहाँ बता दिया। तो 89 का आंसर आप समझ गए, 1 और 3। तो आप यूपीएससी पूछेगा, कहाँ से पूछेगा? अगर वो मोनास्ट्री से पूछेगा तो डिटेल में पढ़ लिया, अगर जैन से पूछेगा तो डिटेल में पढ़ लिया। हिंदुइज्म का जो टेम्पल है वो लगभग सबको पता ही होता है। ठीक है, और उससे इतना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है PYQ से, हिंदू का टेम्पल से, तो वो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। लेकिन जैन और बुद्धिज़्म को उतना नहीं पूछा है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक जगह सब बता दिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 90 देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी यूपीएससी बहुत पूछता है। ठीक है, हम 2013 का जब पेपर डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसके ऑप्शन में देखिए, बोल्ड क्वेश्चन पढ़िए आगे। बोला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीजक इज ए कंपोजिशन ऑफ द सेंट दादू दयाल। द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। बोल रहा है बीजक जो है संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, और पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। अब इसमें मैं बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सब जो टॉपिक होते हैं ना,
कबीर के बारे में, दादू दयाल के बारे में, कभी माधवाचार्य के बारे में पूछ लेता है, कभी वल्लभाचार्य के बारे में पूछ लेता है, कभी निम्बार्क के बारे में पूछ लेता है, कभी शंकराचार्य के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, कभी जो है तुकाराम के बारे में पूछ लेता है। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो भक्ति एंड सूफी आंदोलन से हैं, ठीक है। तो जो भक्ति संत हुए हैं वो तकरीबन 20 के आसपास हुए हैं, ठीक है, अभी तक मेन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जल्दी आप लोग के लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें 20 के 20 संत के बारे में डिटेल में बता देंगे, ठीक है। जैसे एक संत का हम एग्जांपल देते हैं आपको। तो जैसे मान लो जी दोस्तों, मैं कबीर के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कबीर के बारे में ये बोलूँगा कि देखिए, कबीर के जो थे, ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो 1398, और कहीं कहीं लिखा है कि 1440 से 1518 के बीच में उसका समय था, उनका समय था। किनका? कबीर का, ठीक है। कबीर जो थे वो निर्गुण को मानते थे। निर्गुण मतलब मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। हिंदुइज्म का और इस्लाम का बुराई करते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पाखंडता भर गया था, ठीक है। ये भक्ति सेंट, एक भक्ति संत थे, ठीक है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के समानता का बात किया, इक्वालिटी का बात किया, जातिवाद को दूर करने का बात किया, असमानता को दूर करने का बात किया, मूर्ति पूजा को नहीं करने का बात किया। जितना भी भक्ति आंदोलन के संत रहेंगे सब यही सब बात करेंगे। उन्होंने बोला कि यात्रा वात्रा तीर्थ स्थल पे जाना उतना काम का नहीं है, हमें व्यक्ति को खुद से स्वयं को खुद पवित्र करना चाहिए, समझ में आया? फिर बोलते हैं कि हमेशा आपका दिमाग क्वेश्चन करना चाहिए हर चीज़ को, किसी चीज़ को स्वीकार तुरंत से नहीं कर लेंगे, क्वेश्चन करना चाहिए। इन्होंने प्यार का सिद्धांत दिया कि सभी लोगों को, सभी जाति को, सभी धर्म को एक साथ आके प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ठीक है। प्लस इन्होंने भक्ति का बात किया कि अगर लोग व्यक्ति इंसान भगवान से भक्ति रखते हैं तो उसी से उसको मुक्ति मिल जाएगा। तो ये लोग भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही चीज़ है। जिस तरह से मिट्टी से आप अलग अलग चीज़ बना सकते हो, आपको बर्तन बनाना है या फिर चम्मच बनाना है अगर, या कुछ इस टाइप का बर्तन बनाना हो, या कोई कप बना लेगा, कोई चम्मच बना लेगा, तो एक जिस तरह एक मिट्टी से बहुत सारा चीज़ बन सकता है, तो उसी तरह भगवान अलग अलग नहीं है, उसका रूप अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से बोला कि हर सब चीज़ एक ही है, राम और अल्लाह सब बराबर है, मंदिर मस्जिद सब बराबर है। इनके अनुयायियों ने कबीर पंथ शुरू किए, उनको कबीर पंथी बोला जाता है, ठीक है। इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद के बारे में जब पढ़ेंगे हम, तो रामानंद जो थे दोस्तों इनके गुरु थे, ठीक है। इन्होंने बीजक नाम से अपना एक बुक लिखा जिसको हम लोग बीजक बोलते हैं, ठीक है। इनके विद्यार्थी रहे हैं गुरु नानक। गुरु नानक जो है इनके विद्यार्थी हैं, डिसाइपल हैं। एक धन्ना करके एक व्यक्ति था जो एक किसान था, वो भी इनके डिसाइपल रहे। एक रायदास थे, ये भी इनके डिसाइपल रहे, शिष्य रहे। और ये किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। तो इस तरह से हम हर आपको भक्ति सेंट के बारे में पढ़ाएंगे। एक वीडियो आएगा आधा एक घंटे का, उसमें पूरा 20 के 20 भक्ति संत के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम आपको कबीर के बारे में बताएंगे, हम गुरु नानक के बारे में बताएंगे, हम नरसिंह मेहता के बारे में बताएंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएंगे, शंकर देव के बारे में बताएंगे, सूरदास के बारे में, मीराबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, गुरु घासीदास, समर्थ रामदास, ठीक है, दादू दयाल के बारे में, वल्लभाचार्य के बारे में, ध्यानेश्वर के बारे में, रामानंद के बारे में, निम्बार के बारे में, माधवाचार्य के बारे में, रामानुज के बारे में और आदि शंकराचार्य के बारे में बताएंगे। तो पूरा डिटेल पढ़ा देंगे, तब आपको किसी भी टाइप का कुछ यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा भक्ति आंदोलन से तो आप बना देंगे। तो इसीलिए बीजक को लिखे थे किसने? कबीर ने, ना कि दादू दयाल ने। दादू दयाल से यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि 3 ऑप्शन था, पूछा था कि जब बाबर इब्राहिम लोदी पे अटैक किया था पहले पानीपत युद्ध में, तो वो किसका समकालीन था? ऑप्शन था आपको दादू दयाल, ठीक है, और गुरु नानक, और एक त्यागराज। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसी तरह से पुष्टि मार्ग, आपको पता है पुष्टि मार्ग जो दिए हैं दोस्तों, वो माधवाचार्य ने ही, वल्लभाचार्य ने दिया है, ठीक है। ठीक है, तो एक लेक्चर में जब हम आपको भक्ति सेंट के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर
डिटेल में सबके बारे में बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया, तो नाइदर 1 नॉर 2 होगा, क्योंकि हमें सही पूछा है, करेक्ट। ठीक है, तो 90 का होगा डी। याद रखिए हर अल्टरनेट साल भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और क्वेश्चन बस इसी टाइप का पूछता है, सेंट का नाम दे देगा और बोलेगा ये किसका समकालीन था, या उसका कुछ रचना वचना है, या कुछ उसका टीचिंग वीचिंग है, वही सब के बारे में पूछेगा। तो हम आपको डिटेल में बता देंगे, फिर वो आप सुन लेंगे, आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो होगा, तो आपको एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, और उसका क्वेश्चन का अप्लीकेशन भी और भी क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 का हो गया डी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। बोल रहा है मंगनियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय क्या था। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना कि मंगनियार कम्युनिटी न्यूज़ में मंगनियार कम्युनिटी को क्यों फेमस है ना, तो ये हमारा करंट अफेयर है। करंट अफेयर में मंगनियार कम्युनिटी न्यूज़ में था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ को हमें समझ समझ के यह सबके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, बस इतना समझ लेना है कि मंगनियार जो था राजस्थान में जो है एक कम्युनिटी है। ठीक है, उनका म्यूजिक सिस्टम के लिए, ट्रेडिशन के लिए हम लोग उसको जानते हैं, म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए। बस इतना ही थोड़ा मोड़ा याद कर लीजिए बस, न्यूज़ में था बस, उससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मार्शियल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपको बता दिया थांगटा, ये सब ऊपर में एक्सप्लेन किया आपको नॉर्थ ईस्ट में मार्शियल आर्ट क्या क्या है। तो ये तो आपका आंसर ये तो नहीं होगा मंगनियार के बारे में, तो पहला तो गलत है। फिर बोला क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया जो म्यूजिक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम लोग कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी ये नहीं है मंगनियार। ठीक है, फिर पिट्टादुरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया। आपको पता है कि मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है, पिट्टादुरा बोलते हैं उसको। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पच्चीकारी। ठीक है, यहीं पे अगर पच्चीकारी लिख देगा तो समझ जाओ कि पिट्टादुरा लिखा हुआ है। तो पिट्ठादुरा आपने सुना होगा, पत्थर, छोटा छोटा पत्थर को, एक बड़ा सा पत्थर होता है उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग कलर का करते हैं और उसके कोई फ़ोटो पिक्चर बनाते हैं, उसको हम पिट्ठादुरा बोलते हैं। जो मुग़ल के समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, आपको ताजमहल में और भी मुग़ल का कलाकृति में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो भी मंगनियार कम्युनिटी का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो याद रखिए पच्चीकारी मतलब पिट्ठादुरा टेक्निक। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। 91 का आंसर होगा हमारा बी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है बोल रहा है महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जो हुआ था 1858 में, उसका उद्देश्य क्या था। वाट वाज वेयर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 का। तो आपको पता है कि 1857 में क्रांति हुआ तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ को लगा कि अब जो है हम ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेना पड़ेगा, और अब जो है डायरेक्ट रानी शासन करेगी। ठीक है, तो रानी का शासन शुरू हो गया डायरेक्टली। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक, तो उसके बाद रानी ने अपना उद्घोषणा दिया, और उसी उद्घोषणा के बल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी बोलते हैं, सुशासन के लिए कानून भी इसका एक्ट को बोला जाता है। ठीक है, इस एक्ट में वाइसराय का पोस्ट क्रिएट किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वाइसराय बन गया। ठीक है, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद क्रिएट किया गया। ठीक है, जिसको सपोर्ट करने के लिए 15 लोगों का सदस्य का मेंबर दिया गया। ठीक है, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया गया, और ब्रिटेन ने बोला कि अब हम कोई भी राज्य को हड़पेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी राज्य को अब हम ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाएंगे। ठीक है समझ में आया। प्लस इसी एक्ट में रानी को पूरा भारत का महारानी बना दिया गया। ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ है, ये सब मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया है। पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आपको हम ये चीज़ पढ़ाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है पहला बोलिए कि बोल रहा है कि भारतीय राज्यों को विदेशी साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। हाँ, तो ब्रिटेन ने बोला कि अब डायरेक्टली हम किसी राज्य को ब्रिटेन में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि 1857 का जो क्रांति का एक कारण था,
अवध को मिला लेना, झांसी की रानी को झांसी से को अपने ब्रिटेन में मिला लेना। तो बहुत सारे राजाओं ने विरोध कर दिया, ठीक है ना। इसीलिए उनको लगा कि नहीं, अगर राजाओं का जीतना है भरोसा तो हम उसके राज्य को छोड़ देंगे, बल्कि उनको इनडायरेक्टली उन पर कंट्रोल दिखाएंगे, ना कि डायरेक्टली उनको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए ये हमारा सही है। दूसरा बोल रहा है टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, क्राउन मतलब रानी के अंतर्गत, तो सही बात है। फिर बोल रहा है टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार को नियमित करने का जो बात किया गया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट का बात हुआ था। जब आप पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, वहाँ बात हुआ है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे। अब तो बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ख़त्म करो, उसको कोई पावर नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, कॉमर्शियल मोनोपोली था, उसको हम लोग 1813 में हटा दिए थे, लेकिन चाय और चाइना को छोड़ के। फिर 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कॉमर्शियल पावर था पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, प्रशासनिक संस्था। लेकिन 1858 में हम लोगों ने उसको प्रशासनिक संस्था काम करने से भी हटा दिया, अब उसको कोई पावर नहीं है दिया गया। तो ये जो रेगुलेट करने का बात बोला गया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बात है, ना कि रानी का 1858 का डिक्लेरेशन का, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो 1858 में ब्रिटेन की रानी कौन थी, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 एंड 2, क्योंकि तीसरा हमारा गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर पूछा है तो आंसर होगा 1 एंड 2, ठीक है। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम अब 93 देखते हैं। बोल रहा है इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉच। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में क्या था, ठीक है। तो ये इस्लामी का आर्किटेक्चर है ना। आप जब मुग़ल का पढ़ेंगे हिस्ट्री में, आपको पढ़ाऊँगा अभी, तो वहाँ पे इबादत खाना का उल्लेख है, जो फतेहपुर सीकरी मतलब आगरा के आसपास है, ठीक है। ये बनाया था आपका अकबर ने, ठीक है, अपने महल के अंदर। इस रूम में, इबादत खाना में, अलग अलग धर्मों के जो स्कॉलर्स होते थे, विद्वान आते थे, ठीक है, वो आते थे और अकबर से चर्चा करते थे, ठीक है। और फिर अकबर को चर्चा करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकबर एक जो था टॉलरेंट और सेक्युलर टाइप का राजा था। तो वो चाहता था कि सभी धर्म को अच्छा अच्छा जो चीज़ है उसको मिला के एक नया धर्म बनाया जाए, जिसका नाम है दीन इलाही, ठीक है। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उस समय के लोग उतना ज़्यादा एडवांस नहीं थे, बहुत ज़्यादा कट्टर थे। तो ये चाहता तो था कि एक लिबरल धर्म, एक जो है ऐसा धर्म लेके आए जो सबके लिए, जो आज़ादी ये सब की बात करे और बहुत ज़्यादा लिबरल हो, कट्टर ना हो। लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो ये सब जो बात डिस्कशन होता था जिस रूम में, उस रूम को बोलते थे इबादत खाना। तो यह एक भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर जो है क्या करते थे, चर्चा करते थे, ठीक है। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी ये सब जो ऑप्शन है वो कोई काम का नहीं है, कि ये रॉयल फैमिली के लिए मॉस्क, ये सब कोई काम का नहीं है, प्रेयर हॉल, ये सब कोई काम का नहीं। और इस ऑप्शन का कोई ऐसे ही सेट कर दिया, इसका कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डायरेक्ट हम मारेंगे 3, 93 का सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों 94। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 है, बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rate of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what is are the constraints or in the wider or greater implementation? बोल रहा है भारत में अगर हम खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में अगर विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य क्या होगा, भविष्य में खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। लेकिन इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं, मतलब हम क्यों सीड रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सीड रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, आप जानते हो कि जितना अच्छा सीड होगा उतना अच्छा फसल होगा, क्योंकि कितना अच्छा क्वालिटी का अगर आप सीड लगाएंगे तो क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है, उत्पादकता बढ़ेगा, ठीक है, प्लस उसको नुकसान भी कम होगा आपका कीड़ा मकोड़ा से, है कि नहीं। जैसे बीटी कॉटन है, अच्छा क्वालिटी का सीड है
ठीक है, कॉटन का, तो उससे कॉटन को कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी तरह से बढ़िया अगर आप सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो उत्पादकता बढ़ता है आपका। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम सीड रिप्लेसमेंट रेट इंडिया में बहुत कम है। अगर हम चाहते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा करना, ठीक है, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो सीड रिप्लेसमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सीड रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको पता है कि किसान जो है पैसा का अभाव में नहीं क्या करता है कि अगर मान लीजिए चावल उगाया, तो चावल का कुछ बीज उगने के बाद ये रख लेगा, फिर अगला साल जब चावल उगाएगा तो यही वाला बीज का प्रयोग कर लेगा। मतलब सीड को रिप्लेस नहीं करता है, पुराने फसल से बीज इकट्ठा करके वही बीज को अगले फसल में बोता है, अगले फसल के लिए बोता है। उसको बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट, उसमें कम होगा, रिप्लेस नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, ये वाला सीड आप अलग से निकाल के रखोगे, फिर अगले सीजन में फिर यही सीड लगाओगे, फिर अगले सीजन में फिर अगला फसल इसी से फसल उगाओगे, फिर इसी वाला फसल का फिर बीज अलग करोगे, फिर ऐसे। तो जो सीड का क्वालिटी है वो घटते जाता है। ठीक है, उसका प्रोडक्टिविटी भी घटते जाता है। इसीलिए हमारे पास जो पूसा संस्था है, PUSA, ठीक है, फिर ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नए नए सीड का रिसर्च डेवलपमेंट उस पर करता है, और नए नए सीड को खोज करता है, और नए नए सीड का प्रोड्यूस करता है, ताकि बढ़िया बढ़िया बीज जो है किसानों को मिले। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट को करने में क्या क्या दिक्कत है। तो पहला बोल रहा है देयर इज़ नो सीड पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। बोल रहा है भारत में अभी तक कोई भी सीड पॉलिसी नहीं है। ठीक है, बताइए ये ऑप्शन सही होना चाहिए। हम लोग का देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, और तब से लेके 2014 तक तकरीबन हमारे पास इधर हो गया 53 साल, इधर 14 साल, मतलब 67 साल हो चुका है। ठीक है, तो ये बताइए 67 साल में हम लोग कभी भी एक बार सीड पॉलिसी नहीं लाए होंगे। लाए होंगे ना, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर तो हम लोग फोकस कर ही रहे हैं एग्रीकल्चर पे शुरू से ही। ठीक है, तो इसीलिए भारत में सीड पॉलिसी नहीं है, ये गलत है। भारत में 2002 का सीड पॉलिसी है, 2002 में सीड पॉलिसी आया था, इसलिए पहला ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बोल रहा है कि किस निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों में गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। देखिए, अभी आपको पता है लेज की कंपनियां हैं, है ना, पेप्सिको कंपनी है। ठीक है, कुरकुरे भी बनाता है, कुरकुरे के लिए भी तो चाहिए अच्छा क्वालिटी का चावल। फिर पॉपकॉर्न, एक टू पॉपकॉर्न जो बनता है उसके लिए भी बीज चाहिए, अच्छा क्वालिटी का कॉर्न चाहिए, है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो फूड प्रोसेसिंग करती है, फूड प्रोसेसिंग खाद्य का प्रसंस्करण करती है। तो वो चाहेगी ना कि हमको अच्छा क्वालिटी का आलू मिले, अच्छा क्वालिटी का सब्जी मिले, तब हम उसको प्रोसेसिंग करके कुछ खाद्य प्रसंस्करण करेगी। तो वो क्या करेगी, रिसर्च डेवलपमेंट तो करेगी ना बीज में को उत्पादन करने में। तो ये कहना गलत है कि प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है वेजिटेबल में या फिर हॉर्टिकल्चर में। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है इसी चीज़ में ज़्यादा। अगर हम फूड क्रॉप में देखें, चावल गेहूं में, तो उतना प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बीज उगाने में अच्छा नहीं है जितना उसको वेजिटेबल में और हॉर्टिकल्चर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है वेजिटेबल्स में और हॉर्टिकल्चर में सीड के उगाने में, तो ये गलत होगा। बोलता कम पार्टिसिपेशन है, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है कम है। ठीक है, लेकिन कम किस में है, कम है आपका फूड क्रॉप में, जैसे चावल गेहूं में, ना कि हॉर्टिकल्चर में, सब्जी और फल फूल में क्वालिटी जो है अच्छा क्वालिटी को उत्पादन करने में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है। लेकिन फूड क्रॉप जैसे चावल गेहूँ जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो पूरे भारत में चावल गेहूँ बिकता है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कम है। लेकिन हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल में ठीक ठाक है, इसलिए दूसरा गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है देयर इज ए डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स।
बोल रहा है निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामलों में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग आपूर्ति अंतराल है। देखिए, निम्न वैल्यू मतलब ऐसा सीड जिसका वैल्यू बहुत कम हो, लो वैल्यू, लो कॉस्ट, लेकिन उसका क्वालिटी बढ़िया हो, मतलब वो आपको कम पैसे में अच्छा बीज मिले। तो कम पैसा अगर में बीज अगर बेचेगा प्राइवेट सेक्टर तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर वैसे बीज को उत्पादन कर रहा है जिसमें मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका प्राइस भी अच्छा मिलता है। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए वहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप है। प्राइवेट सेक्टर सप्लाई नहीं कर रहा है ऐसा बीज जो बहुत कम पैसे का हो, लो वैल्यू का हो और हाई वॉल्यूम हो, मतलब बहुत ज़्यादा फसल के लिए चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो ऐसा बीज प्रोड्यूस कर रहा है प्राइवेट सेक्टर जिसका डिमांड ज़्यादा तो हो लेकिन उसका वैल्यू भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा एकदम सही है कि जो बीज का मूल्य कम है और जिसको बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वैसे में अच्छा क्वालिटी का बीज हमें जो है नहीं मिल रहा है। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का गैप है। क्यों गैप है मैंने बता दिया। तो जो आंसर सही है वो है सिर्फ हमारा ऑप्शन 3। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। आप इसको ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं या फिर इकोनॉमी में भी, एग्रीकल्चर पोर्शन हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सीड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी टॉपिक में आपको पढ़ लेना चाहिए सीड वाले में, जो भारत सरकार का प्रोग्राम है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आप सर्च करेंगे नेट पे ना तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है दोस्तों, तो इसको जो है भारत सरकार 2015 में लेके आई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है, इसमें मिट्टी में हम लोग 12 न्यूट्रिएंट को देखते हैं, जैसे पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, आयरन, है ना, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारे चीज़ को देखते हैं। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो दिया जाता है किसानों को, मतलब एक खेत है आपका, तो इसमें कौन मिनरल कितने रेशियो में है, कौन सा आपको खेती करना चाहिए, वो सब इसमें लिखा होता है। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो दिया जाता है वो 3 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, 3 साल के लिए, 3 3 साल में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसमें पूरा डिटेल दिया जाता है कि कौन आपका खेत का फर्टिलिटी कितना है, कौन सा मिनरल्स कितना है और कौन सा आपको खेती करना चाहिए, ये सब भी इसको दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड में जो भी खर्च होता है करवाने में, ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी देता है, दोनों मिल के इसमें पैसा डालते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी आप सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 94 का जो ऑप्शन आंसर है वो बी है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैंने जब आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाया था तो वहाँ से डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे इको सेंसिटिव जोन के बारे में। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन दोस्तों वो क्षेत्र होता है जनरली, जैसे कि हम आपको अगर बताना चाहें तो जो इको सेंसिटिव जोन होता है दोस्तों, जनरली हमारा जो नेशनल पार्क होता है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उस, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एरिया नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसके 10 किलोमीटर एरिया को हम लोग इको सेंसिटिव जोन, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि इस एरिया में जो डेवलपमेंट हो वो बहुत लिमिटेड हो। ठीक है, ताकि जानवर, ये नहीं कि यहाँ पे नेशनल पार्क ख़त्म हो और बगल में ही इंसान रहने लगे, नहीं, 10 किलोमीटर एरिया में हम लोग इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं। तो जो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाता है। ठीक है, और इको सेंसिटिव जोन के बारे में डिटेल में हम पढ़ाए थे आपको कि 10 किलोमीटर का एरिया जो होता है, लेकिन ये एरिया कभी कभी चेंज भी कर सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे मान लीजिए सिक्किम में कोई है नेशनल पार्क, ठीक है, कंचनजंगा, आपको पता है सिक्किम ऐसे ही छोटा है, प्लस बहुत सेंसिटिव एरिया है, चाइना का इशू है,
तो वहाँ पे हम 10 किलोमीटर का एरिया नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतना जगह ही नहीं है। तो वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन छोटा होगा, है ना। तो वो जनरली 10 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन में जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हम कुछ कार्यों को नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिशन होता है उसमें करने का। कुछ कार्य जो होता है वो रेगुलेटेड होता है, वहाँ पे करोगे लेकिन उसमें कुछ रेगुलेशन होगा, प्रतिबंध होगा, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होगा। और कुछ कार्य होता है जो परमिटेड होता है। तो इको सेंसिटिव जोन में जो कार्य हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ कार्य प्रोहिबिशन होता है, और ये तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। जैसे प्रोहिबिशन, जैसे यहाँ पे लकड़ी का मिल नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप कॉमर्शियल माइनिंग जो है नहीं कर सकते हो, है ना, यहाँ पे आप पोल्यूशन नहीं कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे रेगुलेशन का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे आप होटल्स खोल सकते हो लिमिटेड तरह से, ठीक है, एग्रीकल्चर कर सकते हो लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। परमिटेड का मतलब जैसे यहाँ पे आप सोलर एनर्जी का प्लांट लगा सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा सकते हो, वेस्ट को ट्रीटमेंट करने का प्लांट लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम कर सकते हो। तो इको सेंसिटिव जोन में ऐसा नहीं है कि सभी काम को रेगुलेटेड करेंगे, कुछ को हम लोग प्रोहिबिशन करते हैं, कुछ को रेगुलेशन करते हैं और कुछ को परमिशन करते हैं। समझ में आए। बाकी इको सेंसिटिव जोन के बारे में डिटेल में मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ाया है, ठीक है, उसको देखिए आप, प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ाए हैं, तो उसमें इको सेंसिटिव जोन भी आपको बताए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बोल रहे इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरिया दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, गलत है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत होता है। बोल रहे द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन दोज जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। बोल रहा है एग्रीकल्चर को छोड़ के सभी चीज़ को प्रतिबंध करेंगे, तो गलत बात है। मैंने अभी आपको बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोहिबिशन एक्टिविटी, रेगुलेशन और परमिटेड। तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही अलाउ नहीं है, और भी बहुत सारा चीज़ अलाउ है, किसी को रेगुलेट करते हैं, कोई पूरी तरह से बंद है, दोनों गलत है। तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी होगा। लेकिन यूपीएससी इको सेंसिटिव जोन से ही सिर्फ नहीं पूछेगा, ठीक है, वो कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन से हम क्या क्या देखें, हो सकता है कि यूपीएससी लिस्ट दे दे कि इनमें से कौन सा आइटम जो है इको सेंसिटिव जोन में करना अलाउ है, ये पूछ सकता है। या यूपीएससी आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता है कि इसमें जो है टोटल 6 शेड्यूल है, तो शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, कौन डिक्लेयर करता है, किसी भी को वर्मिंग नहीं करता है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, तो हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 35, कौन से साल में पूछा है, देखिए प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 35 था ना। देखिए क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 2014 में क्वेश्चन आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। अभी ऑप्शन में था कि नहीं था, अभी देखिए आपने, अगर उस समय कोई बच्चा 2014 में जो क्वेश्चन आया अच्छे से देखता, ऑप्शन में देखता कि यार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर 2014 में पढ़ लेता तो 2017 में मान लियो उसको देना, अगर प्रीलिम्स, अगर कोई बच्चा तैयारी अगर करेगा तो उसको सबसे पहले पैटर्न तो समझना पड़ेगा ना भैया, बिना पैटर्न समझे तो नहीं बनेगा। तो 2017 में अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स दे रहा है तो उसको, उसका ये धर्म है कि वो 2014 का क्वेश्चन देखे, उसके पहले क्वेश्चन देखे कि क्या पैटर्न रहा है। ऐसे ही नहीं कुछ भी अगड़म बगड़म पढ़ के चले जाए और फिर बोलेगा नहीं निकलेगा, वैसे थोड़ी निकलता है पेपर। आपको पूरा उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा ना, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो 2014 में आपका पेपर पूछा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आपने पूछा है तो मतलब आप पढ़ो उसको, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक शेड्यूल है जिसको बोलते हैं शेड्यूल 5, उसमें वर्मिन का उल्लेख है, जिसमें लिखा है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन वो शेड्यूल 1 और 2 का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनमें से 3 एनिमल में से कौन सा एनिमल है जिसको हम बिना परमिशन के नहीं मार सकते हैं, मार सकते हैं लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविज़न में। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा
विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवा निम्नलिखित में से कौन सा से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो जब आपको पता होगा दोस्तों कि जो घड़ियाल है, जो वाइल्ड एस है, जो वाइल्ड बफेलो है, तीनों जानवर बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घड़ियाल तो आपको पता ही है, वाइल्ड बफेलो पता है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वाइल्ड एस जो आपका मिलता है आपका गिर नेशनल पार्क में, है ना, वहाँ पे आपको कच्छ में मिलता है एरिया में। ठीक है, तो ये तीनों जानवर को हम बिना परमिशन का नहीं मार सकते, क्योंकि ये वर्मिन नहीं है। वर्मिन के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इनको मारना है तो हमको कानून बना के मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, इसीलिए हमको शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, तभी बोला है प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ठीक है, लॉ में चेंज करेंगे, मान लो कोई जानवर ये लोग शेड्यूल 1 या 2 में है, ठीक है, तो 1 और 2 को मारना है तो बहुत एक्सट्रीम केस में मार सकता है, ऐसे नहीं मार सकते। ठीक है, लेकिन जो शेड्यूल 5 में है उसको हम मार सकते हैं। तो अगर हम शेड्यूल 1 और 2 से जानवर को निकाल के अगर शेड्यूल 5 में डाल रहे हैं तो हम एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, लॉ के द्वारा। ठीक है, तो वही लिखा है कि लॉ के द्वारा ही मारा जा सकता है, तीनों को नहीं मार सकते। आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से पेपर रिपीट करता है। और मैंने ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी जो जो ऑप्शन रिपीट करता है उससे क्वेश्चन बनाता है। इसीलिए मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ 2011 से लेकर 2023 के पेपर को, उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग को कुछ भी अगड़म पगड़म नहीं पड़ा है। मेरे को पता है एक स्टूडेंट का टाइम कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इस स्टूडेंट के फेज से गुजरा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ भी बकवास नहीं पढ़ाता, जो काम का वही पढ़ाता हूँ, क्योंकि पूरा आप पढ़ लोगे, एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या मतलब है। इसीलिए इम्पोर्टेंट चीज़ को ज़रूर पढ़िए, पढ़िए पूरा किताब, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक से पूछ रहा है, हमको इसको इतना गहराई में पढ़ना है, तब जाके होगा। समझ गए। और ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं 2023 का पेपर बहुत टफ है। मैं जब सॉल्व करवाऊँगा आपको देखिएगा, अब बीच बीच में दिखा भी रहा हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ताकि आपको विश्वास लगे कि हाँ आप जो है एक सही दिशा में। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया। चलिए हम लोग दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ा है, और ज़रूर पढ़िए। क्यों पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन PYQ में आया है। प्लस इको सेंसिटिव जोन के बारे में डिटेल में हम पढ़ा है, क्योंकि ऑप्शन में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 95 का जो आंसर हो गया आप समझ गए ना। यहाँ पे हम कहाँ गए, ये देखो 95 का आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 96 देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बोल रहा है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम के तहत बना है। मैंने आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ाया था, ठीक है, जब हम इन्वायरमेंट पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने बात किया था, एक एक्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट। ठीक है, मतलब जानवरों के विरुद्ध जो है हम क्रूरता को रोकने के लिए हमारे पास कानून है दोस्तों। ठीक है, 1960 का। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना था, पशु कल्याण बोर्ड, ना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, इसलिए हमारा गलत है ये। फिर बोल रहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज स्टैट्यूटरी बॉडी। जब मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ाया था, टाइगर के बारे में बताया था पूरा, कितने टाइप के इंडिया में टाइगर होते हैं। ठीक है, और अलग अलग नेशनल पार्क जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, किस नेशनल पार्क में टाइगर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सब अच्छे से आपको पढ़ाए थे। ठीक है, IUCN में क्या स्टेटस है टाइगर का, ये सब बताया था, है ना। तो उसमें प्रोजेक्ट टाइगर जब बताए थे तो उसमें बताए थे कि टाइगर को बचाने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005। जो हमारा टाइगर सेंसस है उसको NTCA करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, 2005 में बनाया गया था। हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को चेंज किया 2005 में, और फिर जाके हम लोगों ने NTCA बनाया। तो ये तो सही बात है कि NTCA का स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि कानून के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा बोल रहा है गंगा के बारे में। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का, एनवायरनमेंट का है, तो हमने गंगा के बारे में भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, जब हम गंगा के बारे में वाटर पॉल्यूशन जब पढ़ा रहे थे तो गंगा के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो देखिए हमारा जो गंगा है दोस्तों, सबसे पहले गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया था। क्या चलाया था, नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम का पहले नाम था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या नाम था, NMCG बोलते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। ठीक है,
क्या बोलते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। बाद में नाम चेंज करके नमामि गंगे किया गया। इस प्रोग्राम को अच्छे से देखने के लिए एक जो है काउंसिल बनाया गया था, एक संस्था बनाया गया था जिसका नाम था NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। क्या नाम है दोस्तों, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाए थे। बाद में इस संस्था को हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज किया, हटाए नहीं है, और एक नया संस्था बनाया है जिसका नाम है नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, तो समझिए, नमामि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोग गंगा को क्लीन करेंगे, उसका नाम चेंज करके हम लोगों ने किया नमामि गंगे। उस प्रोग्राम को देख रेख करने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम है NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। फिर इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने चेंज किया नेशनल गंगा काउंसिल। और इस नेशनल गंगा काउंसिल जो है यही सबसे सुप्रीम बॉडी है जो नमामि गंगे प्रोग्राम को देख रेख करती है। इस नेशनल गंगा काउंसिल का जो चेयरमैन है वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसका जो उपसभापति होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो उसके डिप्यूटी चेयरमैन होंगे किसके, नेशनल गंगा काउंसिल के। और CM इसके होंगे, चेयरमैन जो होंगे नेशनल गंगा काउंसिल का वो होंगे भारत के प्रधानमंत्री। इसलिए मोदी जी जब वाराणसी गए थे तो बोले थे कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, याद है आपको। चलिए, तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है, उसका एक ही पॉलिटिक्स है, दैट इज यूपीएससी के साथ उससे पढ़ाई करना और कुछ नहीं। चलिए, ये हमारा तो बोल रहा है NGRBA इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो सही बात है, NGRBA जो था पहले उसको भी चेयर कौन करता था, प्राइम मिनिस्टर। नाम चेंज हुआ है ना, संस्था तो वही है। तो NGC को भी चेयर कौन करेगा, प्रधानमंत्री। और उपसभापति कौन होगा, जल शक्ति मंत्रालय। तो NGRBA को कौन करेगा, प्रधानमंत्री। उपसभापति कौन होगा, जल शक्ति मंत्रालय। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि पहला गलत है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाला। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो हमने टाइगर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा है। इन्वायरमेंट में देखिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से हर साल 20 से 22 क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी से। तो मैंने ज्योग्राफी को भी 80% कवर किया और इन्वायरमेंट को भी 80% के आसपास कर दिया। थोड़ा थोड़ा जो बचा है वो भी हम जल्दी ही कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझ के मन से लगा के पढ़िए। आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 B। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। एक तरफ विटामिन ए है, दूसरी तरफ डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। अब तो यूपीएससी इस तरह से नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछेगा तो ठीक है, हम पूरा आपको बता देते हैं इसमें। तो देखिए, हमारा जो बॉडी होता है दोस्तों, उसको पोषण के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, पोषक तत्व, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट 2 टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, MICRO। जहाँ भी माइक्रो लिखा है मतलब सूक्ष्म, और जहाँ भी मैक्रो लिखा है मतलब समझ लो वृहद, थोड़ा सा ज़्यादा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में आपको चाहिए, जो लार्ज क्वांटिटी में मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो आपको कम मात्रा में चलेगा। जैसे लार्ज क्वांटिटी में होते हैं तो 3, एक होता है फैट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ये आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए आप चावल खाते हो, पनीर खाते हो, दाल खाते हो, बहुत ज़्यादा। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितना भी बचा, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, विटामिन के बारे में, जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है विटामिन, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो हम आपको एक साथ पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे विटामिन का नाम, फिर ठीक है, और उसका लिखेंगे केमिकल नेम, उसके बाद केमिकल नेम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उससे बीमारी क्या क्या होता है, बस। ठीक है, ये लिखेंगे। तो देखिए, विटामिन जो हमारा ए है दोस्तों, विटामिन ए, उसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, या रेटिनॉल या रेटिनल भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको पता है कि रतौंधी होता है। तो आँख की जो बीमारी होगी वो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस
रात में आपको देखने में कमी होगा। या इसको बोलते हैं केराटो मेलेसिया, मेलेसिया मतलब आँख की बीमारी, ठीक है। या इसको हाइपर केराटोसिस भी बोलते हैं, हाइपर केराटोसिस, ठीक है। बस इतना याद रख लो, नाइट ब्लाइंडनेस, केराटो मलेशिया, ये विटामिन ए हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम विटामिन जो हमारा बी होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो पहला हम देखेंगे विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो नाम है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, वो है थायामीन, ठीक है। और इससे जो बीमारी होता है उसका नाम है बेरी बेरी, बेरी बेरी। ये फिर एक और बीमारी से एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं वर्निक, ठीक है, वर्निक कोर्स, अलग नाम है, थोड़ा अटपटा नाम है, वर्निक कोरसकोफ सिंड्रोम। थोड़ा सा याद कर ले, मोटा मोटी कभी पूछ लिया तो किसके, वर्निक कोरसकोफ, क्या नाम है यार, वर्निक कोरसकोफ सिंड्रोम होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है, याद रखिए, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। प्लस बेरी बेरी होता है। उसके बाद B2 का नाम जो है दोस्तों, केमिकल नेम उसका है नाम राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, राइबोफ्लेविनोसिस होते हैं, ठीक है। बस पूरा आप लिख लीजिएगा, राइबोफ्लेविन तो है ही है, बस लास्ट में आपको ओसिस जोड़ दीजिएगा, तो वही बीमारी हो गया। विटामिन B3 का जो कॉमन नेम है उसका नाम है नियासिन। क्या नाम है, केमिकल नेम नियासिन, NIACIN, नियासिन, ठीक है। इससे जो बीमारी होता है कमी से उसका नाम है पेलेग्रा, ठीक है। विटामिन B5 का जो कॉमन नेम है वो नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसकी कमी से जो बीमारी होता है, सॉरी विटामिन B5 तो ये हो गया ना, पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं इसको, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। इससे कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम है पैरेस्थेसिया, PARESTHESIA, पैरेस्थेसिया, ठीक है। विटामिन B6 का कॉमन नेम है जो अभी मैंने आपको बताया, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से आपको अनीमिया की बीमारी होती है, खून की कमी के, अल्परक्तता बोलते हैं जो, ठीक है। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, ठीक है। इससे आपको हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल की कमी। अब मैंने यहाँ पे हेयर फॉल बता दिया, तो ये नहीं कि अरे विटामिन B7 अब किस किस चीज़ में रहता है तो अब जाके सब देखने लगी है पूरा, फिर वो खाइए। बाल झड़ेगा, नॉर्मल है, वो हेयर फॉल होता है, पोल्यूशन हो रहा है, होने दीजिए, बाल झड़ रहा है तो अपना केयर कीजिए, थोड़ा योगा वोगा कीजिए। हेयर फॉल का टेंशन मत लो, खासकर लड़के लोग बहुत लेते हैं, अरे बाल हो रहा है हमको कोई देखेगा नहीं, देखेगी नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपना पढ़ाई करो, ठीक है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी, ठीक है। तो इससे बीमारी होता है डर्माटाइटिस। जितना किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे ना उतना ही आपको उसका स्ट्रेस आएगा, इसीलिए मत सोचो, बस UPSC का पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, योग करो, मेडिटेशन करो, सब सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा किसी चीज़ का ये नहीं कि जाके ले गए, दुकान चले गए, ले आए 400 रुपये का शैम्पू, ये सब जो कुछ होगा क्या, ठीक है। आप बस अपना चिल रहिए, ठंडा रहिए, दिमाग स्ट्रेस फ्री रहिए, सब सही हो जाएगा। योग कीजिए, उससे अच्छा होता है सब चीज़, बॉडी फिट रहेगा। तो B7 का नाम है बायोटिन, इससे हेयर फॉल और डर्मेटाइटिस का बीमारी होता है, ठीक है, मतलब स्किन का कुछ इशू होता है। विटामिन B9 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फोलिक एसिड। ये आपको प्रेगनेंसी में अगर इससे नहीं होगा, विटामिन B9 का कमी होगा तो प्रेगनेंसी का दिक्कत होगा, इसीलिए जो महिला होती है, जो बच्चियाँ होती है, उसको फोलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 जो है उसका नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, ठीक है। इसकी कमी से भी अनीमिया होता है, ठीक है। और एक और बीमारी होता है, नाम है मेगालोब्लास्टिक। तो मेगालोब्लास्टिक भी होता है और अनीमिया भी होता है, विटामिन B12। तो ये विटामिन B12 बी का ख़त्म हो गया, ठीक है। अब विटामिन C आपको पता है, विटामिन C को हम लोग कॉमन नाम में बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक
सी है ये, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये खट्टे फल में होता है और इसकी कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है दांत की। ठीक है। विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से दो बीमारी होता है, एक होता है रिकेट्स जो बच्चों में होता है, और एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया, ये बड़ों में होता है। ठीक है, रिकेट्स होता है बड़ों बच्चे में, और ऑस्टियोमेलेसिया होता है बड़ों में। ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, समझ गए। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ठीक है। इसकी कमी, ये जनरली विटामिन ई का किसी को कमी होता नहीं है। ठीक है, इससे भी अनीमिया वनीमिया होता है, लेकिन बच्चों में, तो बच्चों में अनीमिया होता है, लेकिन ये किसी के बॉडी में विटामिन ई का उतना कमी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से भी हम लोग थोड़ा सा विटामिन ई मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये आपको ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। अगर विटामिन के का कमी होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, ब्लड का डायलिसिस हो जाएगा। ठीक है, ब्लड बहुत पतला हो जाएगा, पतला मतलब एक बार कटेगा तो खून निकलते रहेगा। ये विटामिन के है। तो सब विटामिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट और याद करेंगे कि विटामिन बी और सी जो है वो आपका पानी में घुलनशील होता है, फैट में घुलनशील नहीं होता है, पानी में घुल जाएगा। जैसे नमक, नींबू है, नींबू भी में विटामिन सी होता है, पानी में घुलते हैं घुल जाता है। लेकिन विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, मतलब बी और सी को छोड़ के ये सारे विटामिन आपको फैट में घुलता है। ठीक है, पानी में नहीं घुलता है। इसीलिए विटामिन बी और सी आपको डेली चाहिए होता है, क्योंकि पानी में घुल जाएगा तो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। लेकिन विटामिन ए, डी, ई के जो कि पानी में नहीं घुलता है, फैट में घुलता है, इसीलिए ये बॉडी में आपके घुल जाता है। ठीक है, और फैट में स्टोर हो जाता है विटामिन ए, डी, ई के। इसलिए ये आपको थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे चलेगा, लेकिन बी और सी को आपको रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी में घुलता है। तो आप यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, पसीना के थ्रू निकल जाएगा, फैट में जो चीज़ फैट में स्टोर होगा वही जाएगा ना, फैट में जाकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन बी और सी पानी में घुलने के कारण आपको डेली इसका चाहिए। ठीक है, आप पढ़िए इसको, क्वेश्चन 97। ठीक है, तो बोलते हैं विटामिन सी से स्कर्वी होता है, सही है? अभी बताएं। बोला विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सही बताएं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया दोनों होता है। विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, गलत है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है ना। विटामिन ई से आपका अनीमिया ये सब होता है बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही है वो है आपका 1 एंड 2। क्लियर? ठीक है, तो बाकी जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 98 की तरफ आते हैं। बोल रहा है देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। बोल रहा है विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उद्योगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो साइंस एंड टेक का है। साइंस टेक में किसका है? नैनो टेक्नोलॉजी का। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा से नहीं पूछा है, उसका नुकसान से पूछा है कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो हम लोग को नैनो पार्टिकल्स जनरेट होता है। पर नैनो पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जो बहुत छोटा होता है, और छोटा पार्टिकल होगा तो आसानी से इधर उधर चल जाएगा, हमारे खानों में भी चला जाएगा, वो मिट्टी में भी चला जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। और उसका क्या होता है, जल्दी से वो डिग्रेड नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे लिपस्टिक है, लिपस्टिक में भी नैनो पार्टिकल होता है। ठीक है, या कॉस्मेटिक्स के समय यूज होता है। सर्फ एक्सल जो होता है उसमें नैनो पार्टिकल होता है। ठीक है, जितना भी जो चीज़ आप बना रहे हो ना, जैसे कि जिसमें जो स्क्रैच नहीं होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए चश्मा आप पहन रहे हो तो उसका लेंस स्क्रैच नहीं करता, तो उसमें भी नैनो पार्टिकल है। नैनो पार्टिकल के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं टूटने फूटने से। लेकिन क्या होता है, उसका पार्टिकल थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, थोड़ा थोड़ा पार्टिकल दोस्तों निकलते रहता है। तो वही पार्टिकल जब मिट्टी विट्टी में जाएगा, और सब नैनो पार्टिकल नुकसान नहीं होता है, वही नैनो पार्टिकल नुकसान होता है जो डिग्रेड नहीं होता है। और अगर वो डिग्रेड हो गया, ठीक है, अगर वो डिग्रेड हो गया तो कोई बात नहीं, नष्ट होगा तो। लेकिन अगर नष्ट नहीं होगा तो वो हमारे फूड चेन में चला जाएगा और जिसका तैसे वो बना रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि नैनो पार्टिकल अच्छा को अच्छे से हम लोग हैंडल करें और अच्छा मटेरियल का वो बने, ताकि अगर खाने में भी चला जाए तो बॉडी में डिकम्पोज हो जाए।
लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ केमिकल एलिमेंट उसमें ऐसे होते हैं नैनो पार्टिकल में जो हम लोग का दिक्कत का कंसर्न का चिंता का विषय है। तो क्यों है वो पूछ रहा है। बोला दे कैन एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल। बोला वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। सही बात है, मैंने भी आपको बताया। दे कैन इंटर द फूड चेन। सही बात है, खाद्य श्रृंखला में जा सकते हैं। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। ये भी सही बात है, वो मुक्त मुल्कों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। फ्री रेडिकल दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी के बॉडी में फ्री रेडिकल चला जाता है, ठीक है, तो उसका बॉडी धीरे धीरे जो है डेटोरिएट होता है, ठीक है, और वो जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा। इसीलिए आपको पता है कि फ्री रेडिकल को हम लोग ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाला सामान खाते हैं। जैसे जो खट्टा खट्टा सामान होता है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन टी हो गया, तो इसके क्या होता है, आप हमेशा यंग बने रहेंगे, ठीक है। और अगर आप चीनी खाएंगे, नमक खाएंगे, तो वो क्या करता है, बॉडी में फ्री रेडिकल को जनरेट करता है जो आपको बूढ़ा करेगा। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो, नमक खासकर जो है आपका चीनी को, शुगर को कम खाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप नींबू खाइए, ठीक है, हरा सब्जी खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए। अभी तो ठंड का मौसम है तो अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का आपको साग मिलेगा, टमाटर मिलेगा, मटर मिलेगा, तो वो सब खाइए। अब बॉडी में एनर्जी भी रहेगा और जो है आप फिट भी रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को भूख लगता है बार बार, ठीक है, तो बनाना खा सकता है, केला खा सकता है, ठीक है। बनाना जो है तुरंत आपको एनर्जी देगा और पेट भी भरा रहेगा, और आपको जो भी बॉडी को जितना भी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो आपका बनाना से मिल सकता है। तो बनाना खाते रहो, केला खाते रहो और पढ़ाई करते रहो। आप खाना भी ज़रूर खाइए, बनाना ही पूरा नहीं खाइएगा, थोड़ा थोड़ा बीच में खाएंगे, एनर्जी मिलता रहेगा। तो वो तीनों ऑप्शन मेरा क्या है, सही। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बताइए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 98 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। देखिए, यूपीएससी जो है रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि हर साल पूछता है, लेकिन ज़्यादातर साल वो पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कभी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में पूछ लेगा, कभी जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। तो अब मैं जब दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे क्वेश्चन, जैसे दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो ये 2014 में आप देख लिए क्या पूछा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कौन करता है, आईएमएफ करता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को क्या है कि पूरा क्वेश्चन याद है, क्योंकि मैंने बहुत इस पर एनालिसिस किया है, ठीक है। तो इसका जब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, ठीक है, पूछा क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन ए, ठीक है। लैंगिक असमानता इंडेक्स, जो भी होगा, लैंगिक अंतराल सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो हर साल या अल्टरनेट ईयर या 2 साल में एक बार पूछता है। तो हम क्यों रिस्क लेंगे, जब यूपीएससी आपको बता रहे कि हम पूछ रहे, तो हम क्यों ना जितना भी संस्था का रिपोर्ट है हम पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो जब हम गूगल में सर्च किए, ठीक है, तो हमको दृष्टि आईएएस का एक मटेरियल मिला, ठीक है दोस्तों। जब आप गूगल पे लिखेंगे रिपोर्ट एंड इंडेक्स यूपीएससी, तब आपको दृष्टि आईएएस का एक मिलेगा, तो उसको खोलिए आप, ठीक है। खोलने के बाद आपको दिख जाएगा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अलग अलग, जैसे वर्ल्ड एक जगह दे दिया है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखिए यहाँ पे अगर इसको कोई नहीं पढ़ेगा कि वर्ल्ड बैंक करता है, तो पक्का वो WHO मार के आएगा। लेकिन जारी कौन करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रेड। कोई अगर नहीं पढ़ेगा तो सोचेगा अरे या तो सर्विस है, WTO करेगा, क्योंकि ट्रेड का बात हो रहा है, तो गलत कर देगा। इसीलिए मैं एक जगह आपको दे दे रहा हूँ पूरा इंडेक्स, ठीक है। हमसे पूछा क्या था, देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है। फिर एक बार पूछा था वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, वो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इधर होगा, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। तो इस तरह से हर रिपोर्ट का एक जगह लिखा हुआ है, एक बार 2 बार बस रीड करेंगे, सब अपने आप याद हो जाएगा। रिपोर्ट तो 112 है, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा, समझे।
तो यूपीएससी आप समझ लो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आसान है, कर लोगे आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप 0IS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF। बाकी जो मैंने आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह 2014 का क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। देखिए टाइम लग रहा है, लेकिन बताइए कि आपको अच्छा मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि किस तरह से हमें, आपको लगा ना, भले हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन मैंने आपको कितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया कि आपको मदद करेगा वो पेपर सॉल्व करने में। देखिएगा 2024 में जब आप पेपर देंगे तो देखिएगा आपको मदद करेगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो है 2015 का क्वेश्चन देखेंगे, समझे। आज हम लोग 2014 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बोल रहा है संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है। देखिए जब हमारा प्लानिंग का मिशन था दोस्तों, ठीक है, तो वो बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। एक को बोलते थे प्लान एक्सपेंडिचर और एक को बोलते थे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर वो होता था जो 5 ईयर प्लान में हम लगाते थे, ठीक है, और नॉन प्लान वो होता था जो 5 ईयर प्लान के अलावा कहीं और खर्चा करते थे। तो ये कब था, ये था आपका जब हमारे पास नीति आयोग नहीं था तब, जब योजना आयोग था तब, जब आपके पास पंचवर्षीय योजना था। आपको पता है कि सबसे लास्ट का पंचवर्षीय योजना जो था वो 12वां पंचवर्षीय योजना था, 12 5 ईयर प्लान, जो 2012 से लेकर 2017 तक चला। ठीक है, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2023। तो नीति आयोग ने क्या किया, आपको पता है कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, एनडीए गवर्नमेंट, और बोली कि हमको कोई योजना आयोग अब नहीं चाहिए। ठीक है, और 5 ईयर प्लान भी हमारा ख़त्म हो गया, अब कोई 5 ईयर प्लान नहीं है। तो बजट में जो हम लोग डिवाइड करते थे पहले, प्लान एक्सपेंडिचर, योजनागत खर्चा या व्यय या अयोजनागत नॉन प्लान, अब ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये प्लान और नॉन प्लान जो करने का डिवीज़न था वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि आप बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, प्लान नॉन प्लान में। हमारा जो आर्टिकल नंबर है बजट के लिए, आर्टिकल है कौन सा, शायद 112 है आर्टिकल, है ना। तो आर्टिकल 112 जो बोलता है बजट के लिए, वो बोलता है कि आप जो भी सरकार का खर्चा है उसको आप प्लान नॉन प्लान में मत बांटो। प्लान नॉन प्लान का तो वो नाम भी नहीं लेता है हमारा संविधान। हमारा संविधान जो बोलता है कि आप जो भी खर्चा है आप उसको 2 पार्ट में बांटिए, या 2 पार्ट में आप रखें अपने बजट को, एक को बोले रेवेन्यू और दूसरे को बोले कैपिटल। ठीक है, तो रेवेन्यू को फिर 2 पार्ट में बांटिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। ठीक है, मतलब पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। ठीक है, इसको आप बांटिए। तो ये आर्टिकल 112 में बस इतना ही लिखा हुआ है, प्लान नॉन प्लान नहीं लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था और हमारे पास प्लानिंग आयोग भी नहीं है, पंचवर्षीय योजना भी ख़त्म, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन 2014 का है, तो उस समय तो था क्योंकि नीति आयोग मतलब शायद 1 मार्च या 1 अप्रैल के आसपास बना है 2015 से। ठीक है ना, तो उस समय बोल रहा है कि कौन सा गैर योजना व्यय था। तो देखिए गैर योजना व्यय कौन होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होगा जो पंचवर्षीय योजना में उल्लेख नहीं है। तो डायरेक्टली अगर कोई भी खर्चा को हम लोग नॉन प्लान बोलेंगे जब तक वो उसका उल्लेख प्लानिंग 5 ईयर प्लान में नहीं हो। अगर लिख देगा कि पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोग खर्चा कर रहे हैं किसी चीज़ में, तब वो प्लान एक्सपेंडिचर में, योजना एक्सपेंडिचर में हम लोग डालेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं हो रहा, अब नॉर्मल बात कर रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर का, ये नहीं लिख रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर अंडर द दिस 5 ईयर प्लान, इसलिए ये हमारा नॉन प्लान है। इंटरेस्ट पेमेंट भी नॉन प्लान है, सैलरी पेंशन नो प्लान है, सब्सिडी नॉन प्लान है। इसलिए याद करो गैर योजना व्यय सारे व्यय होते थे पहले जिसका उल्लेख पंचवर्षीय योजना में नहीं था। अगर हम पंचवर्षीय योजना में लिख देंगे कि यार हम इस चीज़ में खर्चा कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना के तहत, तभी हम उसको प्लान में रखेंगे योजना व्यय में। तो यहाँ पे तो ऐसा उल्लेख नहीं, इसीलिए चारों जो है हमारा वो गैर योजना व्यय का एग्जाम्पल है। तो कुट का जो सही उत्तर है वो है 1 2 3 एंड 4। समझ में आया। तो अब जो क्या है ना, अब तो प्लान नॉन प्लान का कोई मतलब नहीं है। अब यूपीएससी ने जो डिवाइड किया है वो किया है रेवेन्यू और कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल के हिसाब से।
तो इकोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया है कि रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो उसको एक बार देखिए, मुरनाल सर का जो मैंने पढ़ाया है लिस्ट बना हुआ है, तो उसको देखिए। मुरनाल सर का हमने PDF पूरा लगभग पढ़ाया है, कुछ उसमें वीडियोज और आएंगे 3-4, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जीरो IAS चैनल पे पूरा सब चीज़ का प्रिपरेशन हो रहा है, चाहे वो आपका स्टैटिक हो। स्टैटिक में हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ कंप्लीट कर दिया है, कुछ कुछ किसी का 3-4 वीडियो बचा हुआ है। तो अभी हमारे पास समय है दोस्तों, मई में एग्ज़ाम हमारा है, तो जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ जिसका 3-4 वीडियो वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर देंगे। पहले जो अवेलेबल है उसको आप तो कंप्लीट तो करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अब हमारे पास करने को क्या बचा है, हमारे पास बस साइंस टेक मैंने हमको पढ़ाना है अभी, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाना है। बाकी चीज़ तो आपका हो गया। साइंस टेक आपको खुशी होगा जान के कि साइंस टेक जो है आपका 20 दिसंबर को पहला लेक्चर आएगा साइंस टेक का, ठीक है। और स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर एक लेक्चर आएगा आपका 22 दिसंबर को साइंस टेक का दूसरा लेक्चर। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग साइंस टेक 20 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, तो साइंस टेक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मिडाइवल करेंगे। तो इस तरह से आपका स्टैटिक खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हम लोग कर लेंगे दिसंबर तक, ठीक है। फिर हम लोग को बचेगा CSAT, ठीक है, और टेस्ट सीरीज, यही ना। तो CSAT हम लोग जो है जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं पूरा अच्छे से, 5 महीना पढ़ेंगे, काफ़ी है CSAT के लिए 5 महीना। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग जनवरी से लगाएंगे, ठीक है। आप लोगों को रिवीजन बढ़िया से चलता रहे, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि 1 जनवरी 2024 से आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आएंगे दोस्तों, जिसमें पूरा अच्छे से आपको पूरा सिलेबस फिर से पढ़ाया जाएगा, फिर से रिवीजन करवाएंगे 2-3 बार, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CSAT, करंट अफेयर, सब चीज़, ठीक है। और ये कोर्स जो चलेगा वो 5 महीने का चलेगा। मतलब हमारा एग्ज़ाम है जो 26 मई तक है, तो लगभग समझ लीजिए 1 जनवरी से 26 मई तक 5 महीने का समय है। तो 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे 2-3 बार, ठीक है। और इस कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए मैं आपको 23 दिसंबर को एक वीडियो लेके आऊँगा, तो वहाँ पे आपको बता देंगे किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स का फ़ी बहुत कम है, मात्र 299 रुपीज़ है, 299 रुपये है। 5 महीने का कोर्स होगा, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, सारा चीज़ नोट्स दिया जाएगा और अच्छे से एकदम सलीके से एकदम बढ़िया से तगड़े से पढ़ाया जाएगा, ताकि मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप जब युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो अपने को असहाय नहीं पाएंगे, बल्कि पूरा परिपूर्ण रहेंगे कि UPSC को इस बार हम निकाल देंगे, ठीक है। तो बस यही कहना था, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और लेक्चर अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम लोग 2014 का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना जो है एक गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और खूब मेहनत करिए, ठीक है। जितना समय मिलता है दोस्तों बहुत पढ़िए, समय 1 मिनट भी बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी का आपको 1 मिनट जो सेव करेंगे वो धीरे धीरे करके यही आपको बहुत मज़ा देगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।